हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग फ्लीट। तो 4 जून को आने वाले हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स। काफी सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस पे नजर लगाए बैठे हुए हैं कि कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होगी और इसका स्टॉक मार्केट पर क्या इफेक्ट आएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके माइंड्स में होंगे, तो आज ये वीडियो इस पर ही बेस होने वाली है। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, तो ध्यान से सुनना। इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ताकि आप अपना डिसीजन ले सको। आज मैं आपको इलेक्शंस रिजल्ट्स की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, जो कि हर बार इलेक्शन के वक्त होती आई है और ऐसे टाइम पर हम लोगों को क्या करना चाहिए। देखो, बहुत लोगों ने इस तरह का वीडियो बनाया होगा और ये वीडियो उन सभी का डेटा कलेक्ट करके हिस्ट्रीफाई, वेरीफाई और रिसर्च करके मैंने ये आप लोगों के लिए लाया है। और इट्स अ प्योरली बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। मैं आपके सामने कुछ डेटा ब्रिंग आउट करूंगा, जिसकी हेल्प से आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप इस इवेंट का मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। तो चलो देखते हैं इलेक्शन इम्पैक्ट। तो दोस्तों, पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब मोदी जी की सरकार को ऑलरेडी इंडिया में 10 साल हो चुके हैं, तो उन्होंने हमारी जीडीपी को कहाँ से कहाँ लेके गए। दोस्तों, जब 2014 में मोदी जी आए थे, तब इंडिया की जीडीपी 2.04 लाख करोड़ थी। अगर अब देखोगे कि 2019 में जीडीपी कहाँ जाके पहुंची है, तो 2.84 लाख करोड़। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया था और उसके बाद भी जीडीपी ने अपसाइड ग्रोथ दिखाई दी। और अल्टीमेटली अगर हम अभी तक की बात करें, तो हमारे जीडीपी इज क्लोज टू 3.9 लाख करोड़। अगर आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट 2014 से लेकर 2024 तक जीडीपी को डबल कर दिया है इस गवर्नमेंट ने, जो मेरे हिसाब से एक बेहतरीन अचीवमेंट है। अब इसके साथ ये भी देखना जरूरी है कि हमारी स्टॉक मार्केट ने क्या ग्रोथ दिखाई है इन लास्ट 10 इयर्स में। अभी निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है 22,550 के आसपास। और 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट पहली बार आई थी, तब उस समय निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा था समवेयर अराउंड 7,500 पे। सो अब मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि रिजल्ट के पहले और रिजल्ट के बाद मार्केट कैसा बिहेव कर रही थी इन लास्ट 2 इलेक्शंस। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये मार्केट अब तक कितने राइज अप कर चुकी है। तो जहां जीडीपी हमारे 2x हुई है एज कंपेयर टू 2014, वहीं पर हमारी मार्केट, जो कि अब 7,500 से कंपेयर करे, तो ग्रोथ ऑलमोस्ट 3x हो चुकी है। मतलब जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा आगे की फ्यूचर की ग्रोथ को भी मार्केट फैक्टरिंग कर चुकी है। तो अब हम लोग ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले समय में इंडिया की ग्रोथ होती रहेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, बिफोर इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन। तो इलेक्शन में होता क्या है, बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन में। तो सबसे पहले मेन चीज क्या होती है, ये ध्यान से सुनना मेरी बात को। फर्स्ट, ट्रेडर की क्या लैंग्वेज है और वो क्या सोचते हैं। एवरी वांट बीजेपी कम इन 370 प्लस सीट्स एंड दे वांट मार्केट शुड गो अपसाइड। तो नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, राइट। पर सेकंड थिंग, मार्केट की क्या लैंग्वेज है, वो भी हमको समझना पड़ेगा। मार्केट से समथिंग इज वेरी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, सो मार्केट विल मूविंग बिफोर द इलेक्शन अपसाइड। व्हाई बिफोर 2 वीक्स मूव हैपन? तो इसके पीछे एक मैथ्स है और एक लॉजिक है। आइए समझते हैं इस मैथ्स को। 2019 में भी ऐसा ही हुआ था। 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में 11,800 से 11,160 तक मार्केट आया। उसके बाद वन साइडेड रैली ऊपर की तरफ दी। आफ्टर 3 मंथ मार्केट क्रैश। 2014 में भी इसी तरह का हुआ था। मार्केट 6,850 से 6,640 तक नीचे आया और 15 दिन पहले मार्केट ने मूव किया था और उसके लास्ट 8 से 9 दिन के बाद रैली अपसाइड दिखाई थी।
आफ्टर 3 मंथ्स मार्केट मेड न्यू हाई। अब 2024 के सिनेरियो में क्या है? 24 के सिनेरियो में सेम लाइक 2014 के तरीके से है। पहले 7-8 दिन डाउन रहेगा, डाउन किया है, फिर 9 से 10 दिन कंटिन्यू रैली किया है। तो एक बात पक्की है कि मार्केट में 2014 फिर से रिपीट होगा, पहले तो ये समझ लो। अब ये समझते हैं कि इलेक्शन डे वाले दिन क्या करना है और इलेक्शन के बाद क्या करना है, राइट? तो आते हैं डेटा स्लाइड के ऊपर। ये कुछ डेटा है, अगर आप इस डेटा को देखोगे तो एफआईएस कंटिन्यूस क्या कर रहा है। 2019 में भी लास्ट 3 मंथ्स में भी उन्होंने क्या किया है, पहले प्लस और फिर माइनस, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। ऐसे ही 2014 का डेटा देखोगे तो प्लस 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 ही करे जा रहे थे एफआईएस सारा। और यहाँ पे डीआईआई का डेटा देखो माइनस में था। मैं डीआईआई का को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड है, और आप अच्छी तरह जानते हो कि म्यूचुअल फंड वालों की मजबूरी है, क्योंकि आप लोग जो एसआईपी करते हो तो उनका पैसा डालना मैंडेटरी रहता है उनको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं एफआई की फ्लो की तरफ जाऊंगा। अब करंट ईयर में क्या कर रहा है एफआई देखो। करंट ईयर में अप्रैल में मार्केट में शॉर्ट पोजीशन किए हुए थे। अब देखो टिल अप्रैल में तक, बट अपोजिट साइड में जब लास्ट टाइम हो रहा था तब डीआईआई ये लोग इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे। बट व्हाई दे आर एक्टिवेटेड नाउ? अब देखो, ये डीआईआई वाले एफआईएस से हमेशा कम ही परचेस करते हैं, लेकिन इस बार दे मूड अप। तो समझे, तो क्या समझे, समथिंग इज वेरी अनएक्सपेक्टेड, जो कि मार्केट में बड़े प्लेयर के थ्रू गेम घुमाया जाएगा। बड़ा प्लेयर मतलब ये डीआईआई है, जो हम लोगों के पैसों को मैनेज करते हैं, जिसमें एलआईसी और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स इन्वॉल्व है, राइट? तो इस तरीके के प्लेयर्स का मानना दैट इज वेरी अनएक्सपेक्टेड। एफआईआर लोग माइनस की तरफ सोच रहे हैं और डीआईआई वाले प्लस की तरफ सोच रहे हैं। तो समथिंग इज हैपन, ये लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है। ध्यान रखना एक बात कि इंडिया में डीआईआई का जिस तरह पोजीशन बन रहा है मार्केट में, तो वो लोग मार्केट को नीचे तो नहीं जाने देंगे। अगर नीचे जाएगा तो म्यूचुअल फंड भी फंसेगा ना। तो इससे ये साफ साफ समझता है कि इंडियन लोगों का पैसा यहाँ लगा हुआ है बिफोर द इलेक्शन। बहुत सारे पार्टीज जो फंड्स दे रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को कि आगे डेवलपमेंट होने वाला है, हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये प्लान है। तो म्यूचुअल फंड्स वाले लोग अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में ग्रोथ अब एक थर्ड फेज में अलग होगा। हम समझेंगे कि किस तरीके से होगा, कैसे होगा, क्यों हमने डिसाइड किया है कि मार्केट उसके बाद एक नए फेज में जाने वाला है। जैसे 2014 के इलेक्शन के बाद एक अलग सिनेरियो हुआ था, जैसे मार्केट अलग फेज में चला गया था, वैसे ही अब 2024 के इलेक्शन के बाद एक अलग सिनेरियो होगा, सेम लाइक 2014। चलिए समझते हैं इस बात को। ठीक है, तो यह है लॉजिक। अब देखिए लॉजिक क्या है इसके पीछे, वो समझते हैं। मीडिया के सामने आके अमित शाह सर ने बोला, एक स्टेटमेंट दिया कि 4 जून के बाद मार्केट देखना, क्यों? सेकंड, उसके बाद एक एक्सक्लूसिव वीडियो में मोदी जी ने स्पेशली बोला 4 जून के बाद मार्केट देखना, और स्पेशली एक स्टॉक के बारे में भी बोला जो कि है एचएएल विथ प्रॉफिट फिगर। क्यों? उनको इसके पहले कभी पता नहीं था कि कौन सी कंपनी का क्या फिगर है, लेकिन एग्जैक्टली वो फिगर बताया गया है, राइट? थर्ड, स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू 2014। तो 2014 के स्ट्रक्चर से ये मिलता जुलता है। इस वक्त वैसा ही सिनेरियो हो रहा है। तो समझते हैं अब हमें करना क्या चाहिए, राइट? तो लॉजिक में आपको बता दिया है कि अगर इन लोगों को मार्केट में इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, मतलब इनके पास कुछ तो है। ठीक है, तो अब समझते हैं, तो अब समझेंगे क्या होगा। सिंपल है, कॉमन सेंस लगाना है मार्केट में।
अगर बीजेपी 370 प्लस सीट से आती है, मार्केट विल गो अप। बट जिस दिन रिजल्ट डे होगा उस दिन 9:45 के बाद मार्केट ज्यादा चलेगा नहीं। पैनिक सिनेरियो आ सकता है। पहले तो ये समझ लो, दोनों केस में मैं बताऊंगा, अगर बीजेपी 350 सीट के नीचे आती है या फिर मेजोरिटी में नहीं आती है, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या था कि 370 प्लस या फिर 400 प्लस आएगा। अगर 350 से नीचे आया तो ये करेगा निगेटिविटी का काम। तो उस सेम डे में यहाँ भी पैनिक सिनेरियो हो सकता है। और अगर 350 सीट आई तो ध्यान रखना, थोड़ा पैनिक आएगा। 9:45 से लेकर 10:15 तक पैनिक होगा। अगर हम कुछ भी बाय करने का सोचेंगे तो उस टाइम के बाद के लिए सोचेंगे। अगर मार्केट ओपन होते ही पैनिक होना स्टार्ट हो गया, लेकिन दूसरे साइड की अगर मैं बात करूं, तो अगर मार्केट अपसाइड खुला तो मैक्सिमम 940 तक मार्केट ऊपर दिखेगा, बाद में फिर थोड़ा पैनिक आएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं। राइट, तो चलते हैं अगली स्टेप की तरफ। अब ये तो जान लिया, अब क्या होगा। 2014 के बाद मार्केट में अलग स्ट्रक्चर हुआ था, वैसे ही होगा। कहाँ पर बूम आएगा? तो ईवी एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनबीएफसी में। और मेन फोकस जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी में रखना है। और ये सब कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है, ये मैं आपको पूरे स्लाइड के थ्रू समझाऊंगा। और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स एनालाइजिंग के साथ साथ आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू आप अपने पैसे मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये सब एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है, और अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ आएगी अगर बीजेपी चाहे 350 आए, 370 आए या 400 पार आए। आपने एक सिस्टम को फॉलो करना है, उसी तरह से इन्वेस्ट करना है पैसों को, क्योंकि आने वाली तो बीजेपी ही है। अगर कोई बोल रहा है नहीं आएगी तो घबराना नहीं है, मार्केट एक महीने बाद फिर से ऊपर ही आएगा। ये कब होगा? अगर मेजोरिटी में नहीं आया तो, लेकिन सरकार बीजेपी ही की ही बनेगी, ये तो डैम श्योर है। ठीक है, तो जिसकी सरकार उसी का काम। ये मोदी सरकार है, ये मिलाएगी, पर राज सिर्फ इन्हीं लोगों का चलेगा। तो चलिए समझते हैं कि ये लोग आपको कैसे हेल्प करेंगे मार्केट से पैसा बनाने में। तो देखो कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो अब हम समझते हैं कि ये पूरे इलेक्शन के बाद अपॉर्चुनिटी कहाँ आएगी सबसे पहले। तो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है हमारा? रेलवेज आती है, रोड्स आती है, एयरपोर्ट्स आती है और कम्युनिकेशंस आता है। और ऐसे ही हमारा पावर सेक्टर एंड रिन्यूएबल एनर्जी में है, पीएसयू बैंक्स में है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में है, जो कि कंपोनेंट्स बनाते हैं। मैं बताऊंगा, इस पॉइंट्स को ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड चार्जिंग स्टेशन में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है डिफेंस में। आप लोग इस चीज को ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अगर आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करना है तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको इजीली पता चलेगा कि मार्केट में अपना पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। तो चलो समझते हैं सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले आती है रेलवे सेक्टर, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट सेक्टर भी है। इसको इसलिए फोकस किया है क्योंकि मोदी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में बताया था कि वो लोग 5,000 किलोमीटर पर ईयर रेलवे ट्रैक लगाएंगे, और इसमें बहुत सारे नए ट्रेन्स को लेकर आएंगे एडिशनली। और 1,000 करोड़ रुपए वो अगले 5 साल में खर्च करेंगे। और उसके साथ साथ निर्मला सीतारामन मैम ने भी बजट दिन के दिन बोला था कि हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं 400 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करेंगे, बहुत सारे फीचर के साथ, लाइक रीक्लीनर, स्लीपर, जीपीएस, वाईफाई, उसमें सब फीचर्स होंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये लोगों ने किस तरह का डिजाइन किया होगा। तो मोदी सरकार ने 2030 तक कंप्लीट करने का ये प्लान किया हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग समझेंगे कि कौन से स्टॉक में हमें पैसा लगाना चाहिए।
तो सबसे पहला स्टॉक आता है आईआरएफसी, जिसका मोनोपोली बिजनेस है, इंडियन रेलवेज को लोन्स प्रोवाइड करती है। कोई भी अगर किसी भी कंपनी का अगर प्रोजेक्ट आता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो सबसे पहले उसका जो फाइनेंसिंग है वो आईआरएफसी ही कंपनी करती है। उसके बाद आयरकॉन आरवीएनएल, ये जो कंपनी है जो गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट्स लेती है रेलवे के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी ट्रैवल एजेंसी है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवेज को। उसके बाद है जुपिटर, जो कि फ्reight वैगन्स बनाती है। वैसे ही टिटागृह है जो कि वैगन्स बनाती है, कोचेस बनाती है। अगर आप मेट्रो में ट्रैवल किए होगे तो आपको पता रहेगा, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो उसके जो सब भी जो कोचेस है वो टिटागृह कंपनी के बने हुए हैं। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोगों को इन सब स्टॉक पर फोकस करना है, और इनमें सबसे ज्यादा फोकस स्पेशली आईआरएफसी और आरवीएनएल पर रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत जबरदस्त रिटर्न बना के देंगे, क्योंकि इनकी मोनोपोली है इस सेक्टर में। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है रोड नेटवर्क। आप अच्छे तरह से जानते हो नितिन गडकरी सर को, कि किस तेजी से वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं रोड के। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 41,000 किलोमीटर का ये लोग नेशनल हाईवेज बनाएंगे, जिसमें ये लोग 15,000 किलोमीटर काम हाई स्पीड वाले एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के थ्रू करेंगे। और इसमें ये लोग टोटल मिला के 19.5 लाख करोड़ रुपए प्रोजेक्ट को सैंक्शन करेंगे। इस प्रोजेक्ट के साथ कौन सी कंपनी जुड़ी हुई है, तो उसमें है आईआरबी इंफ्रा, एचजी इंफ्रा, पीएनसी इंफ्रा एंड जीआर इंफ्रा। तो ये सब कंपनी है जहां पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सरकार आती है या नहीं आती है तो कोई नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमको चाहिए चाहिए, इसमें तो ग्रोथ होना ही है। तो इसके बाद मैं आपको आप लोगों को बताऊंगा कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, तो अब समझेंगे रोड डेवलपमेंट में किस किस चीज की हमें जरूरत होती है। देखो, जहाँ रोड डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहां पर वाटर सप्लाई भी चाहिए हमें, वहां पर स्टील कंपनीज का भी काम होगा। तो देखो, अपोलो, जीटीएल इंडस्ट्रीज, जो कि स्टील पाइप बनाती है, हाईटेक पाइप्स, वेनस पाइप्स, और ये सारे प्रोजेक्ट्स का लिंक है लार्सन टुर्बो से, क्योंकि एलटी जो है इन सब को स्ट्रक्चर वाइज करके सब प्रोडक्ट और उसके कंपोनेंट को यूज करके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती है। वहीं पे टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में एचएफसीएल और इंडोस टावर कंपनी आती है। तो आप लोगों को ऐसे ही सेक्टर का एनालिसिस करना है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए किन किन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, और इन चीजों से मार्केट में डिमांड बढ़ती है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट सेक्टर देखेंगे अभी, जो कि है पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये एक सेक्टर है, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि कैसे मैसिवली प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने में लगी हुई है। तो करंटली हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 166 गीगाबाइट है, और हमारे को फाइनेंशियल ईयर 30 तक 537 गीगाबाइट कैपेसिटी बढ़ानी है। और इस कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएंगे? थ्रू अक्रॉस सोलर, वाइंड, हाइड्रोजन, बैटरी चार्जिंग, स्मार्ट मीटर्स एंड इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस तरह की इसमें रिन्यूएबल एनर्जी से कौन कौन से स्टॉक जुड़े हुए हैं। तो रिसेंटली न्यूज भी आई थी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जो कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव चल रहा है अक्रॉस द नेशन। जो भी हाउस होल्ड रहेंगे वहां पे रूफटॉप पे सोलर पावर सिस्टम लगाने का उनका प्लान चल रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस सेक्टर को किस किस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है और किस स्टॉक को बेनिफिट मिल सकता है। तो इसमें ट्रांसफॉर्मर्स है, सोलर इन्वर्टर है, केबल्स एंड वायर्स है, बैटरी है, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसमें कौन सी कंपनी जुड़ी है? तो इसमें ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी, वैसे ही केबल बैटरीज, या फिर और भी बोलो, और
इसमें जो पावर का कंजप्शन करेंगे वो है टाटा पावर, पावर ग्रिड एंड एनटीपीसी। और ये लोग जो इन कंपोनेंट को यूज करेंगे तो उसमें कौन सी कंपनीज है, लाइक एबीबी, सीजे पावर, पॉलीकैब, केईआई केबल्स एंड वायर्स एंड केबल्स, हिताची एनर्जी, सीमेंस, थर्मैक्स, जेनस एक्सेट्रा। तो इन तरह की कंपनी पर हमें नजर रखनी है अच्छे से। सोचो, अगर रिन्यूएबल सेक्टर बढ़ेगा तो ये कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी भी बढ़ेगी ना। तो इस तरीके से आप लोगों को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एक बात और, कि इसके साथ साथ मार्केट में और भी प्लेयर्स है जो कि सोलर वाइंड एंड ईपीसी कंपनीज है। इसमें स्टिरलिंग एंड विल्सन, आइनॉक्स वाइंड, वारी एंड ओरियाना पावर है। आपने देखा होगा सडनली रिन्यूएबल्स एनर्जी वाले स्टॉक में इतना ज्यादा मूवमेंट आया, नियर अबाउट 300 to 400% की उन्होंने रैली दिखाई। तो इस रैली में स्पेशली ये वारी एंड स्टर्लिंग विल्सन, मैंने देखा है कि ये स्टॉक ज्यादा ओल्ड वैल्यू हुए है। इसके ऊपर सिर्फ नजर रखना है, पैसा नहीं लगाना है जब तक गवर्नमेंट सब क्लियर ना कर दे। मतलब कौन से प्रोजेक्ट कब और किसको मिलने वाले हैं, और ये इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। तो उसके बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इन स्टॉक को लेके किस तरह से हम काम कर सकते हैं मार्केट में। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि है ईवी सेक्टर। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये एक ऐसा उभरता हुआ सेक्टर है कि इसमें लगभग 30% की रैली हो चुकी है। मतलब अकॉर्डिंग टू द प्लान, जो कि 100% तक रैली होना चाहिए, बट स्टिल समथिंग इज वेरी फिशी। इसमें प्लेयर बहुत सारे हैं, पर बात ये है कि जिस कैपेसिटी से वो चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है, तब वो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे। जो इंडियन लोग हैं उनका माइंड चेंज हो रहा है ईवी के तरफ। बट बिगेस्ट चैलेंज जो है गवर्नमेंट का, वो है इन लोगों का ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इन लोगों ने टारगेट किया है 2030 तक 30% न्यू व्हीकल सेल करेंगे, और इनका जो प्लान है वो 8 करोड़ व्हीकल्स 2030 तक का एक्सपेंड करने का है। तो इसके लिए हमें 39 लाख चार्जिंग स्टेशन की जरूरत है। अभी ये समझने की जरूरत है कि करंटली क्या है, कि अभी हमारे पास एक चार्जिंग स्टेशन के पीछे 137 व्हीकल्स है। तो ये सिनेरियो है अभी। तो हमें अब ये समझना पड़ेगा कि इस ईवी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कौन से स्टॉक चलेंगे, जैसे कि बैटरी स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, लोन्स एंड व्हीकल्स वाले स्टॉक्स। तो अब ये समझते हैं कि कौन कौन से स्टॉक इससे जुड़े हुए हैं। तो इसमें 2 और 3 व्हीलर्स में आते हैं टीवीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा। कुछ प्लेयर्स कमर्शियल है जिसकी, जैसे कि टाटा मोटर्स, ओलेक्ट्रा, अशोक लेलैंड, जो कि इलेक्ट्रिक बसेस बनाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और यहाँ पे कंपोनेंट्स और ऑटो एंसिलरीज वाले भी स्टॉक्स है, जैसे कि मदरसन, सोना कॉमस्टर, और बैटरीज के लिए है एक्साइड इंडस्ट्री। और इनके साथ व्हीकल्स लोन वाले भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस और चोला फाइनेंस। अब ऑब्वियस है, अगर लोग व्हीकल्स करेंगे तो उसको फाइनेंस भी करना पड़ेगा। तो ये ऐसा इंटरलिंक्ड है पूरा कनेक्शन। तो इसका ध्यान रखना है, क्योंकि सेक्टर एक है पर बाकी दोनों चीजें इनसे इंटरलिंक है ना। तो हमें यही समझना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर से क्या आ रहा है। कि ये वही है कि व्हीकल बिके या ना बिके, उसका टायर और लेदर सीट बनाने वाली कंपनी का स्टॉक हमेशा बिकेगा। ये जस्ट एग्जांपल के लिए है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है अभी डिफेंस सेक्टर। अब देखते हैं डिफेंस सेक्टर, जो कि मोदी सरकार का स्पेशल फोकस इस पर है, क्योंकि फ्रांस इंडिया के लिए 33% का सप्लायर है और यूएस है 13% का सप्लायर। तो इंडिया जो है वो ग्लोबली इन्होंने 2018 से लेकर 2022 तक
11% का इंपोर्ट किया है। बट सडनली इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कुछ आइटम्स, शायद 928 आइटम, जो कि इंपोर्ट के लिए बैन कर दिए हैं। तो इसका हमें बेनिफिट किसको होगा? तो वो है मैन्युफैक्चरर कंपनी होगी इंडिया की। तो अब समझते हैं कि किस कंपनी को बेनिफिट होगा। तो इसमें एचएएल है, बीडीएल है, भारत फोर्ज है, एमतार है, बेल है और बीएमएल है। तो इन सब स्टॉक पर नजर रखना है डिफेंस सेक्टर में, स्पेशली एचएएल एंड बीडीएल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है अभी पीएसयू सेक्टर। अब आते हैं पीएसयू सेक्टर पे। पीएसयू सेक्टर में क्यों पीएसयू सेक्टर ही रैली कर पाए हैं अभी तक, प्राइवेट सेक्टर ने क्यों नहीं किया? और हम लोग ने पीएसयू सेक्टर ही क्यों एनालाइज किया है, तो ध्यान से समझना। तो देखो, रेलवे सेक्टर के जो भी प्रोजेक्ट हुए है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी प्रोजेक्ट होंगे, उनके 95% लोन पीएसयू बैंक से ही होते हैं। ये है फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, मोदी सरकार ने जो पीएसयू बैंक का एनपीएस ज्यादा हो रहे थे बैड लोन्स की वजह से, तो उन सबको मर्ज करके एक बड़ा बैंक बनाया। तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि मोदी सरकार कितने अग्रेसिवली काम करती जा रही है। राइट? तो ये चीज से हमारी समझना चाहिए। ऊपर से क्या है कि ये जो बैंक्स है, मर्ज करने के बाद एक अच्छे फोकस से मार्केट में काम कर रहे हैं, जो कि कॉरपोरेट लोन की तरफ ध्यान नहीं है प्राइवेट बैंक का इतना, और प्राइवेट बैंक फंडिंग भी नहीं देती है इतनी ज्यादा कॉरपोरेट वालों को। तो इसलिए पीएसयू सेक्टर है जो ज्यादा बढ़ रहा है। और पीएसयू सेक्टर में आता है यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और एसबीआई को भी हमने सिलेक्ट किया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोन्स यही से होते हैं। इसलिए ये रीजन है लास्ट फ्यू इयर्स में पीएसयू सेक्टर बहुत तेजी से बूम कर रहा है, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ से इंटरलिंक है, कुछ चीजें मोदी जी से इंटरलिंक्ड है। तो ये ध्यान रखना, जहां पे मोदी सरकार वहीं पे विकास। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।